हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेट टॉक्स पे। मैं अपर्णा और आज हम लोग करने जा रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट 2023 का एग्जाम जो 28 और 29 अक्टूबर को होने वाला है। उसके लिए 30 प्रश्न जीके के। ये 30 प्रश्न आपको पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ सिखाए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और पहला प्रश्न है कि दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? वो की थी अकबर ने। दीन ए इलाही नामक धर्म की स्थापना किसने की? अकबर ने की 1582 ईस्वी में। क्या सन था? 1582 में अकबर ने सभी धर्मों के उत्तम सिद्धांतों को लेके तौहीद ए इलाही या फिर दीन ए इलाही नामक एक नए धर्म की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 2 में पूछा जा रहा है भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता था? भारतीय नेपोलियन कहा जाता था समुद्रगुप्त को। और किसने कहा था? विंसेंट स्मिथ ने। ये इतिहासकार थे, उन्होंने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। प्रश्न नंबर 3 है कि त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक संबंधित है बौद्ध धर्म से। ये जो त्रिपिटक है वो बौद्ध धर्म का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और जो सुत्त पिटक है इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का, विनय पिटक में बौद्ध संघ के नियम का और अभिधम्म पिटक में बौद्ध जो दर्शन है उसका पूरा उल्लेख आपको मिलता है। प्रश्न नंबर 4 में पूछा जा रहा है कि महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन सा था? प्रश्न में पूछ रहे हैं कि कौन सा ऐसा गुप्त शासक था, प्रथम गुप्त शासक जिसे महाराजा धीराज की उपाधि प्राप्त थी। तो वो थे चंद्रगुप्त प्रथम से। जो भी गुप्तकालीन अभिलेख मिले हुए हैं उनसे पता चलता है कि जो चंद्रगुप्त प्रथम थे उन्हें ही जो है गुप्त वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कहा जाता था और उन्हीं को जो है सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न नंबर 5 है हुमायूं नामा किसने लिखी? हुमायूं नामा देखी लिखी थी गुलबदन बेगम ने लिखी थी। जो हुमायूं की सौतेली बहन थी गुलबदन बेगम, उन्होंने ही हुमायूं नामा की रचना की थी। प्रश्न नंबर 6 में पूछा जा रहा है कि नेताजी किसे कहा जाता था? नेताजी किसे कहा जाता था? सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता था, हम सब जानते हैं। और जो आजाद हिंद फौज के सिपाही थे वो उन्हें नेताजी के नाम से संबोधित करते थे। और देखिए दो चीज आप और इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि जय हिंद और दिल्ली चलो का नारा उनके द्वारा दिया गया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 में पूछा जा रहा है कि टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मैसूर का शासक था। उसने सन 1782 ईस्वी में मैसूर की गद्दी प्राप्त की थी। अगला प्रश्न नंबर 8 है 1866 ईस्वी में भारत के संदर्भ में चर्चा करने और भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश सार्वजनिक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन किसने किया? प्रश्न ये पूछ रहा है कि लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन किसने किया था? उसमें आपका सही ऑप्शन नंबर ए दादा भाई नौरोजी ने किया था। कब? 1 अक्टूबर 1866 में इन्होंने किया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब प्रश्न नंबर 9 है। देखिए 9 में क्या पूछा जा रहा है? 9 में पूछ रहे हैं कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की? अब देखिए पुस्तक से रिलेटेड प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपको जो इंपॉर्टेंट पुस्तकें उन सबके लेखक याद रखने हैं। तो हिंद स्वराज की रचना किसने की थी? मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी जी ने की थी। और ये जो था जो हिंद स्वराज थी, ये जो मूल रूप से जो है गुजराती भाषा में जो इसकी रचना की गई थी। और इसके बाद जो है हिंद स्वराज के प्रकाशन को प्रतिबंधित करने के बाद गांधी जी ने स्वयं इसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था, इंडियन होम रूल के नाम से किया था। और जो इसका जो अंग्रेजी संस्करण था उसको कभी भी जो है प्रतिबंधित नहीं किया गया। तो अगर इसका नाम पूछ लेते हैं तो दूसरा था इंडियन होम रूल था। प्रश्न नंबर 10 है किसने बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो वो किया था सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने किया था। प्रश्न नंबर 11 है भारत में परमाणु शक्ति का केंद्र कौन सा है? भारत में परमाणु शक्ति का केंद्र है कलपक्कम। ये जो कलपक्कम परमाणु विद्युत गृह है तमिलनाडु राज्य में स्थित है और इसकी स्थापना 1983 में की गई थी। तो परमाणु शक्ति का केंद्र भारत में क्या है? कलपक्कम है।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम ध्यान में रखिएगा। प्रश्न नंबर 12 है, पृथ्वी और सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी की स्थिति को किस नाम से जानते हैं? वो जानते हैं हम अपसौर के नाम से। किस नाम से जानते हैं? अपसौर के नाम से। देखिए 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर स्थित होती है। क्या डेट है? 4 जुलाई है। इसमें क्या होता है कि पृथ्वी जो है वो सूर्य से अधिकतम दूरी पर स्थित होती है और ये घटना क्या कहलाती है? अपसौर कहलाती है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तिथियों में से किस पर ग्रीष्म अयनांत होता है? ग्रीष्म अयनांत किस पे होता है? 21 जून को होता है। क्या है ये? देखिए 21 जून को जो सूर्य है कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। और कौन सी ऋतु होती है? ग्रीष्म ऋतु होती है। और ये घटना जो है कर्क संक्रांति या ग्रीष्म अयनांत कहलाती है। प्रश्न नंबर 14 है, निम्नलिखित पर्वत प्रकारों में से कौन भ्रंशन द्वारा उत्पन्न होता है? भ्रंशन द्वारा उत्पन्न कौन सा होता है? अवरोधी या ब्लॉक पर्वत का निर्माण होता है भ्रंशन के द्वारा। जैसे जो वॉसजेस और ब्लैक फॉरेस्ट सॉल्ट रेंज है ना, सब ये सब इसका एग्जाम्पल भी है। प्रश्न नंबर 15 है, निम्नलिखित देशों में से किसमें मेयान ज्वालामुखी पर्वत स्थित है? वो स्थित है फिलीपींस में। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है, भारत में स्टॉक एक्सचेंज के कार्यकलाप की निगरानी कौन सी संस्था करती है? तो वो करती है सेबी करती है। जो भी स्टॉक एक्सचेंज का जितना भी कार्य क्रियाकलाप है उसकी निगरानी सेबी करती है। सेबी मतलब सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी से मतलब है। अगला प्रश्न नंबर 17 है। देखिए 17 में क्या पूछा जा रहा है? 17 में पूछ रहे हैं कि मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? यूएनडीपी द्वारा। किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा किया जाता है। प्रश्न नंबर 18 में पूछ रहा है कि कौन सी रिपोर्ट ने धारणीय विकास की अवधारणा पर बल दिया? किसकी? धारणीय विकास की अवधारणा पर किस रिपोर्ट ने बल दिया? वो थी ब्रटलैंड रिपोर्ट। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए सतत या धारणीय विकास की अवधारणा को कई अर्थों में परिभाषित किया गया है, लेकिन ब्रटलैंड की जो परिभाषा है उसको सबसे ऊपर की श्रेणी में रखा जाता है। जो ब्रटलैंड है इनको ब्रुंडलैंड कमीशन रिपोर्ट, मतलब जो पर्यावरण और विकास पर विश्व आयोग ने 1987 में धारणीय विकास के महत्व पर बल देकर इसे प्रभावी रूप से लागू करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और वर्तमान में धारणीय विकास हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा एसडीजीज यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का निर्धारण 2015 से लेकर 30 तक की अवधि के लिए किया गया है, जिसमें 17 लक्ष्यों को अभी निर्धारित किया गया है। ये क्वेश्चन आता है कि कितने लक्ष्यों को निर्धारित किया गया है, तो वो है 17 लक्ष्य हैं जिन्हें निर्धारित किया गया है। प्रश्न नंबर 19 है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। एक प्रश्न और इससे रिलेटेड पूछते हैं कि नीति आयोग का गठन कब हुआ था? वो हुआ था 1 जनवरी 2015 को। ठीक है। और देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 18 है इसमें जो 17 सतत लक्ष्य हैं, अगर आप इसके बारे में पूरा डिटेल में जानना चाहते हैं तो इसका भी मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया है। आप चाहें तो मेरे चैनल पर जाके शॉर्ट्स में उसे देख सकते हैं। पूरे जितने भी 17 सतत लक्ष्य हैं सबके नाम वहां पे दिए हुए हैं। अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न नंबर 20 में आप क्या पूछ रहे हैं? 20 में पूछा जा रहा है, उपभोक्ता आय में बढ़ोतरी के कारण किसी वस्तु की मांग में कमी करता है तो वह वस्तु है, वो वस्तु क्या है? निम्न स्तरीय वस्तु। मतलब जब आय में बढ़ोतरी के कारण किसी वस्तु की मांग में कमी कर दे रहा है तो वो वस्तु कैसी? निम्न स्तरीय, या फिर क्या कहते हैं? गिफिन वस्तु। प्रश्न गिफिन वस्तु करके भी पूछ लेता है, आप बिल्कुल इस बात को भी याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 21 है, संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किया गया? स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर शामिल किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 22 है प्रश्न नंबर 24 है कि लोक अदालत द्वारा पहली बार मुकदमों की सुनवाई कब की गई? लोक अदालत द्वारा पहली बार मुकदमों की सुनवाई कब की गई?
6 अक्टूबर 1985 को की गई। कैसे ही आपका ऑप्शन नंबर ए कि प्रथम लोक अदालत का आयोजन दिल्ली में 6 अक्टूबर 1985 को सर्वोच्च न्यायालय में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश पीएन भगवती की अध्यक्षता में हुआ था। अब अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा जो संविधान सभा थी वो किसके अंतर्गत स्थापित की गई थी? तो देखिए, भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन था उसकी संस्तुतियों पर किया गया था। प्रश्न नंबर 26 है, कांसा किसकी मिश्र धातु है? कांसा किसकी मिश्र धातु है? आपका इसमें आप सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि वो तांबा और टिन की मिश्र धातु है। किसकी? ये आपका हो गया तांबा और ये हो गया टिन। तो कांसा किसकी मिश्र धातु है? तांबा और टिन की मिश्र धातु है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 27 में पूछ रहा है कि किस पदार्थ की संवेदनशीलता कम है? प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि किस पदार्थ की संवेदनशीलता कम है? ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं? चांदी, कॉन्स्टेंटन, मैंगनीज या फिर कांच। इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर ए। संवेदनशीलता किसकी कम है? चांदी की जो संवेदनशीलता है सबसे कम होती है। अगला प्रश्न नंबर 28 है, रिफ्लेक्स आर्क का एकीकरण केंद्र है कहां होता है? मेरुरज्जु में होता है, यानी स्पाइनल कॉर्ड में होता है। इसे क्या कहते हैं हम? स्पाइनल कॉर्ड भी कहते हैं। क्या सही है आपका? ऑप्शन नंबर बी सही है। किसके बारे में पूछा जा रहा था? रिफ्लेक्स आर्क का एकीकरण है, कहां है? स्पाइनल कॉर्ड में होता है। देखिए, जो मेरुरज्जु केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की एक महत्वपूर्ण इकाई है जो प्रतिवर्ती क्रियाओं यानी जो भी रेबल एक्शन है इन सबका जो नियंत्रण करती है। अगला प्रश्न नंबर 29 है। 29 में देखिए पूछा जा रहा है कि उत्तल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब का स्वरूप है कैसा होता है? आभासी, सीधा और ह्रासमान। क्या सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। मतलब है कि दर्पण में परावर्तन उभरे हुए तल से होता है, अर्थात जो मतलब आप इसको इस तरह समझिए कि गोले का जो बाहरी तल है वो परावर्तक तल होता है और उसका उपयोग मोटर गाड़ियों में पीछे की ओर से आने वाले वाहनों को देखने के लिए किया जाता है। इसका यूज पूछ लेते हैं तो जो भी आपका जो व्हीकल्स चलती हैं इनमें जो पीछे से आने वाले वाहन है उनको देखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब आज की क्लास का हमारा आखिरी प्रश्न है कि मंजिल स्तर से ऊपर पृष्ठ की ऊंचाई पर मैनुअल कॉल पॉइंट स्थित किया जाना चाहिए कहां? 1.5 मीटर की ऊंचाई पर करना चाहिए। देखिए, मैनुअल कॉल पॉइंट, मैंने क्या बोला? मैनुअल कॉल पॉइंट। ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक फायर अलार्म सिस्टम है। ये क्या होता है? ये उपकरण जो है वो आग की चेतावनी के लिए पुष्ट संकेत प्रदान करता है। तो जो भी आपका बना हुआ है फ्लोर, अगर जो भी जितने भी स्टोरी है, तो जो मंजिल स्तर है उसका उससे 1.4 मीटर की ऊंचाई पर जो है इसे मैनुअल कॉल पॉइंट को जरूर स्थापित करना चाहिए। तो देखिए, इस तरह आज की क्लास हमारी खत्म होती है। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों में जो है शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपने दोस्तों से कहिएगा उन्हें अच्छा लगा होगा ये वीडियो, ये क्लास, तो वो भी सब्सक्राइब कर दें चैनल को। हम आपसे मिलेंगे कल अपनी अगली क्लास में। तब तक आप सभी को आपके एग्जाम की तैयारी के लिए बेस्ट विशेस। नमस्कार।